कभी आपको डर नहीं लगा कि आपकी भी हत्या हो सकती है, या आप इस तरह से चलते हैं, चीज़ों में शामिल होते हैं, हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं? कि क्या करें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारी। यही तो आपका अंदाज है जिस पे फिदा हो जाते हैं लोग। 20 सालों का संबंध रहा, 2 दशक का संबंध रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़ी हुई थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक दुखद पहलू है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे और माननीय नेताजी के बीच में मतभेद पैदा हो। ठाकुर अमर सिंह जी जो मुलायम सिंह के बाद में बहुत करीब हो गए थे, जी जी जी। वो हमको पता नहीं क्यों माननीय नेताजी से दूर हटाना चाहते थे। अच्छा। कि किसी पत्रकार ने हमसे जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारा दुख दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम किस विरासत में पले और बड़े हुए हैं। लेकिन आपने तो मुलायम सिंह यादव को चुनौती भी दी थी और जीते भी थे आप। बस चुनौती इसलिए दी कि मैं एक दिन अपने एमपी हाउस में बैठा था, सुबह का वक्त था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। मैंने फ़ोन लिया, सामने से आवाज़ हुई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? मैंने कहा अटल जी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, मुझे तो एक भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नॉमिनेशन के 2 दिन बाकी रह गए थे। वक्त की कठिन निगाहें और बाहें आदमी को भींच करके चकनाचूर कर देती हैं। महज 2 दिन, 1 दिन बाद ही रात को पता लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया है। कि क्या करोगे मुझसे पूछ कर मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। लेकिन ये भी सही है कि आप जिद्दी बहुत हैं। ढेर सारे बुराई मुझको मिली, बड़े बड़े नेताओं की दुर्भावना का शिकार भी हुआ, सहता रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा, लेकिन मैं चलता रहा। और मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने, अमीर बनने नहीं आया, बल्कि मैं तो गरीबों के साथ जद्दोजहद करके उनके साथ हो रहे अन्याय की खिलाफ आवाज़ को उठाने के लिए राजनीति में आया था। सबसे आपके रिश्ते थे और सबसे टॉप के लोगों से रिश्ते थे, फिर ये नीचे षड्यंत्र कैसे हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र जो आपके खिलाफ हुआ? क्या लगता है कि ये आपका दुर्भाग्य था, या इसके बाद जो कहानी शुरू होती है उसकी वजह से ऐसा नहीं, हुआ? लोग शायद मुझे आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते थे। हालांकि मेरा सोच राजनीति में कोई प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, कोई मुख्यमंत्री बनने का ना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमने बताया ना, हमको तो उस चक्की में पीस दिया गया बुरी तरीके से। आप शराब व्यवसायी तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी हरियाणा में शराब का व्यवसाय किया है? और कहा यह जाता है कि वहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी, लोग बीमार भी हुए थे, और नाम आया था कि उसमें आपकी संलिप्तता थी। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड की बात है जी। अगर एंटायर पूरे हरियाणा में कहीं आज तक मैं कहीं ठेकेदार रहा तो मैं आज भी बेशक सजा का हामी करता हूँ। और जो पक्ष पब्लिक के सामने आने चाहिए थे, सेवा भाव के पक्ष, गरीबों की तरफदारी का पक्ष, अन्याय के खिलाफ बोली बोलने का पक्ष, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का पक्ष, विद्यार्थियों की बात कहने का पक्ष, नौजवानों की तरफदारी का पक्ष, वो पक्ष रुक करके रह गए, दब करके रह गए। जैसे आज आप बरसों बाद, दुआ सलाम के बाद मुझसे ये बातें पूछ रहे हैं। लोग डरते थे आपसे? कभी किसी पत्रकार ने कोशिश लोगों को भी लगता नहीं, था कैसे पूछे कोई हम? कारण ही नहीं है। हमने सदैव हमेशा अच्छे वातावरण में पत्रकार भाइयों से बात की है और इज्जत करते हैं। पत्रकार तो एक धरोहर है इस देश की। आगे का प्लान क्या होने वाला आपका? सियासी प्लान क्या होने वाला है? या जो नए यूथ के लोग हैं जो आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, क्या आप वापस से उसी फॉर्म में हाँ, आएंगे? मैं राजनीति में हूँ और नौजवानों को जोड़ करके एक मजबूत स्तंभ बना रहा हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके किरदार को जमाने ने गढ़ा है और वो चलते चले गए। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में उन्हें मिनी मुलायम सिंह के नाम से जानते थे, और जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि 4 बार उन्होंने सीट जीतकर मुलायम सिंह यादव को दी थी, और कहा यह जाता है कि उनके शुरुआती दिनों के वो साथी भी हैं। इसके साथ ही वो 2 बार सांसद रहे। एक सांसद की सीट उन्होंने बसपा की झोली में डाली तो दूसरा बीजेपी के साथ रहे। इसके साथ ही किसी ने उनको शेरे हिंद कहा, किसी ने बाहुबली कहा, किसी ने स्वतंत्रता सेनानी का बेटा कहा, किसी ने किसान का बेटा कहा। आज वो सफल व्यवसायी हैं। कहते ये हैं कि जो खतरा होता है, या ये कहते हैं कि जो इनसिक्योरिटी होती है वो हमेशा उनके आसपास होती है, लेकिन उसके बाद भी बेधड़क तरीके से गाजियाबाद में उनके आवाज़ के बाहर कोई आवाज़ लगाता है तो बाहर निकल आते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है तो वो मदद भी करते हैं। लेकिन एक बात और रही कि उनके लिए बहुत कुछ लिखा गया, सुना गया, और बहुत से आरोप लगे, लेकिन कभी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, जिसकी वजह से उनका एक किरदार गढ़ दिया गया। और बात यह भी सही है कि उनका वर्जन मीडिया में इन चीज़ों पर देखने को कम मिलता है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, और आज हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डीपी यादव जी हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। आपको जिन लोगों ने देखा वो अलग अलग नज़रिए से देखा। किसी ने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, किसी ने कहा कि किसान परिवार से आते हैं, किसी ने कहा कि मंत्री हैं, किसी ने कहा सांसद हैं, किसी ने आपको शेर हिंद कहा, किसी ने आपको बाहुबली कहा। लेकिन डीपी यादव अपने आप को किस किरदार में देखते हैं? देखिए, मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी प्रस्तावना के अपनी बात आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर पर हम किसानों के खेतों से आने वाले लोग हैं। मजदूरी और मेहनत करना, पसीना बहा करके अपनी ज़िंदगी चलाना, अपने परिवार को चलाना, ये हमारी आदत में नहीं, हमारी ज़रूरतों में भी शामिल है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे स्वर्गीय पिताजी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और वो उन पुराने नेताओं के अनुयायी बन करके गांव से लेकर और लाल किले की प्राचीर तक हिंदुस्तान भारतवाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हम बड़ी कठिनाई, अभाव और मुश्किलों में पल करके बड़े हुए हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मेरा गांव जहां पड़ता है, आज वहां पर नोएडा है। वो इलाका एक ऐसा इलाका था जो दिल्ली से मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के प्राथमिक पाठशाला में हुई, लेकिन उसके बाद शिक्षा को लेने का, पाने का और कोई आसपास जरिया नहीं था। यानी गांव के आसपास के 25 गांवों के अंदर कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था। तो एक टूटी हुई झोंपड़ियों के स्कूल में पढ़कर और फटे हुए थैले में अपनी किताबें लेकर के पैदल यात्रा करके हमने शिक्षा प्राप्त करने का काम किया और अनवरत ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि मैं गांव की पाठशाला से निकल करके और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच गया। लेकिन ज़िंदगी का जो ये कारवां चला उसमें बहुत सारी मुश्किलें आईं, बहुत सारी कठिनाई आईं, बहुत सारी परेशानियां आईं। जैसे कि आम किसान के बच्चे और बेटों की ज़िंदगी में आगे बढ़ने में दिक्कत आती हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को सहा है, तब जा कर के हम अपनी विद्या प्राप्त कर सके और ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। कहते हैं कि आप एक किसान परिवार से आते हैं और लगभग 6 दशक पहले की बात है और आप बीएचयू में पढ़ाई किए हैं। तो क्या परिवार सच में बहुत सामान्य था या शुरू से आप लोग समृद्धशाली थे? कुल मिलाकर इन्हें मैं अपने शब्दों में यूँ कहना चाहता हूँ कि क्या करोगे मुझसे पूछ कर मेरी कहानी, बेलुत्फ ज़िंदगी के किस्से हैं फीके फीके। यानी आगे बढ़ने के क्रम में कितनी मुश्किलें आईं, कितनी परेशानियां आईं, इसका वर्णन तो एक लंबे इतिहास के रूप में हो जाएगा। लेकिन मैं गांव से निकला, रगों में एक अच्छे माँ बाप का खून था और गांव की दुश्वारियां, परेशानियों को देख करके, यानी जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे गांव के आसपास पक्के रास्ते की बात छोड़ो, कच्चे भी अच्छे रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, रोशनी नहीं थी। तो इस तरीके के इलाके में पलकर बड़े हुए और आगे बढ़ने का क्रम शुरू रखा। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने का काम किया। आप शुरू से ही अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में बहुत तेज तर्रार माने जाते थे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हुई और आप जिस भी सेगमेंट में रहे उसमें हम बाद में करेंगे बात, स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों में। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे के ऊपर बाहुबली का ठप्पा कैसे लग गया? ये किन लोगों ने लगाया या सच में ऐसी कोई स्थिति थी? देखिए, वैसे तो हम अपनी पुरातन संस्कृति, गौरव गाथाओं पर जाएं तो बाहुबली तो हनुमान जी को कहा जाता है। अब कुछ लोगों ने इस नाम को किस तरीके से जोड़कर किन किन के साथ लगा दिया, ये ऊपर वाला जाने। तो बाहुबली ना तो बनने का शौक, अब लोगों के कहने की जहाँ तक बात है, लोगों ने जैसा लिखा या जैसा पढ़ा वो तो उनकी मर्जी है। बहरहाल मैंने अपने आप को कभी बाहुबली के रूप में स्थापित नहीं किया। हाँ, जद्दोजहद की दुनिया में ज़रूर रहा और गरीब की जहाँ भी आवाज़ आ गई, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था। जब मैं कॉलेज से निकल कर के उनके पास पहुँचा तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि पिताजी, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। गांव के लोगों ने मुझे ग्राम प्रधान तो बना दिया था, लेकिन मेरी इच्छा तब तक अधूरी थी। मैंने पिताजी को कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, राजनीति का अब वो गांधीवादी रूप नहीं रहा है। राजनीति में बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं भी नहीं,
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है, आप इसमें ना जा करके कोई और अपना काम करो। तो मैंने कहा पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छी राजनीति में जाने का काम करूँगा और गरीब लोगों का काम करने का काम करूँगा। तो उन्होंने कहा क्या राजनीति में जाना ही चाहते हो तो मेरी दो बातों को ध्यान रखना कि एक तो अगर कभी तुम नंगे पैर भी खड़े रह जाओ तो कभी लालच में मत आना और बेईमानी मत करना। दूसरे कि अगर तेरे कानों में किसी गरीब की आवाज़ आ जाए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो अपनी जान पर खेल करके भी उसकी रक्षा करने का काम करना। बस मेरे लिए यही गुरु मंत्र था, मूल मंत्र था। इन्हीं शब्दों को मान करके मैं राजनीति में गांव के प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख के रास्ते से होता हुआ लगातार 4 बार विधायक, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उससे पहले मिनिस्टर बन करके मैंने लोगों की सेवा करने का काम किया। यही मैं पढ़ रहा था तो कुछ कहानियां भी आपके नाम पे, पता नहीं वो कहानी है कि सच है, मैं जानना चाहूँगा। आप जब प्रधान से ब्लॉक प्रमुख तक जाते हैं तो आपका किरदार बिल्कुल साफ होता है, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं गया। लेकिन ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद एक कहानी प्रचलित होती है, बल्कि यूँ कहेंगे कि विधायक बनने के बाद, कि एक दुधारा जो किसान का बेटा दूध बेचने वाला था, उसने दूध का बल्टा फेंक कर शराब का बल्टा थाम लिया। क्या कभी आपने दूध बेचा है? क्या ये सच है? देखिए दूध तो मैंने नहीं बेचा कभी भी, ये तो लिखने वालों की अपनी बात है। लेकिन चूंकि किसान के घर में पशुधन तो होता ही है और गोधन तो इस देश की संस्कृति है, हमारा धन है। तो गायों का रखरखाव, वैसे भी हम तो योगेश्वर कृष्ण जी के वंशज हैं, तो गायों का रहना, घर में दूध घी का पैदा होना, ये तो हमारे लिए आम बात है। इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि मैंने दूध का धंधा भी किया। वैसे मैंने कभी नहीं दूध का धंधा किया। हाँ, घर परिवार में दूध की बहुतायत थी। हमारे गांव से मतलब ये है कि सैकड़ों कुंटल दूध रोज का दिल्ली जाता था, लोग ले जाते थे, उनमें व्यापारी लोग भी थे। इसलिए दूध से लोगों ने जोड़ा होगा कि दूध का काम करने वाला। मैंने हमेशा खेती का काम किया। जब मैं 9वीं क्लास में था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो घर परिवार के लोग हाथ में दरांती दे देते थे सुबह कि पहले खेत से चारा काट के लाओ, फिर यहाँ चारा काटने वाली मशीन पे उसको काटो, फिर पशुओं को डाल करके तब स्कूल जाना है, तब कॉलेज जाना है। उसी का अनुसरण किया कि बुनियादी तौर पे हम लोग किसान लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, तो उसी तरीके की दिनचर्या हमारी रहती थी। अच्छा, सियासत में बड़ी तेजी से आप आगे बढ़े, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख। अच्छा, ये तो कहा जाएगा कि सियासत की पहली सीढ़ी से आपने शुरुआत की थी, गंवई राजनीति से विधायक बने और पता चला कि उत्तर प्रदेश में आपको मिनी मुलायम सिंह यादव कहा जाने लगा। क्या कहानी इसके पीछे की है? वो इसलिए कि शुरू में माननीय नेताजी, जिनकी हम आज भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता थे। उन्होंने एक विचारधारा भी भारतवर्ष की राजनीति को दी, गरीब गुरबा की राजनीति। तो उनको लेकर के उनके सानिध्य में राजनीति करने की शुरुआत की। तो लोग उनके समीप जाने की वजह से और उनके आदेश का पालन करने की वजह से, उनके हर आदेश को मानने की वजह से और मजबूती के साथ राजनीतिक धरातल पर खड़े होकर के गरीब की आवाज़ सुन करके उसकी आवाज़ को उठाने का काम करने की वजह से मुझे उनका करीबी माना जाने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनके बहुत करीब था और उनके आदेश पर कहीं भी जाकर के राजनीतिक काम करने पे आमादा था। इसलिए लोगों को ये भ्रम भी रहता था और अधिकारियों में भी ये बात होती थी कि शायद हम जो कुछ कहते हैं उसे माननीय मुलायम सिंह जी मान लेते हैं, या मुलायम सिंह जी का जो भी आदेश होता है हम उसकी पालन करते हैं। इतना प्रगाढ़ संबंध था मुलायम सिंह के साथ, इतने मतलब किस्से बने उनके साथ। ऐसी क्या स्थिति हुई कि मुलायम सिंह यादव जी ने ही आपको नज़रबंद करवा दिया या हाउस अरेस्ट करवा दिया? और स्थिति ये हुई कि आप हाउस अरेस्ट हुए, वो रिश्ता बिगड़ता चला गया। और अगर मैं कहूँ कि 4 बार विधायक या मंत्री अगर आप रहे तो ये 20 सालों का संबंध रहा, 2 दशक का संबंध रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़ी हुई थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक दुखद पहलू है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे और माननीय नेताजी के बीच में मतभेद पैदा हुए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे आम लोग जानते नहीं, पत्रकार भाइयों को भी सारी बात की पता नहीं। क्यों कि किसी पत्रकार ने हमसे जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारा दुख दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम किस विरासत में पले और बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है कि जब मैं कुछ मतभेदों के चलते हुए
मैं, बालेश्वर यादव, रमाकांत जी, भालचंद्र जी और ऐसे कुछ विधायक, लालता यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी से किसी व्यक्तिगत बात पर या किसी सामाजिक बात पर मतभेद होने की वजह से कुछ दूरी बनाए हुए थे। तो एक श्रीमान जी जो आज इस धरती पर नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यानी ठाकुर अमर सिंह जी जो मुलायम सिंह के बाद में बहुत करीब हो गए थे, जी जी जी। वो हमको पता नहीं क्यों माननीय नेताजी से दूर हटाना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा चक्र चला कि जहाँ से मैं सांसद था, संभल सीट से, जी। वहीं पर ले जा करके मुलायम सिंह यादव जी का नॉमिनेशन दाखिल करा दिया। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, अचरज की बात थी, क्योंकि मैं नहीं उम्मीद करता था कि माननीय नेताजी मेरी सीट पर जाकर नॉमिनेशन कर देंगे। और ये वक्त एक ऐसा वक्त था कि मेरे साधु जैसे बड़े भाई महाशय राम सिंह, जो आर्य समाजी परिवार के अच्छे नेता थे, उनकी सामाजिक कारणों से या कुछ रंजिशों की वजह से उनकी गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। ऐसे वक्त में जो शोक सभा हो रही थी, तो माननीय चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी और बहुत सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में माननीय नेताजी ने मुझसे वादा किया था कि जाओ और अपनी सांसद की चुनाव लड़ने की तैयारी करो। अच्छा, और मतलब आपसे कहा गया? हाँ, मुझसे ही नहीं, करीबन 20,000 लोग जो सामने मैदान में खड़े थे, सबके बीच में उन्होंने माइक पर यह कहा। और उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे किसी ने आके बताया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संभल सीट पे जाकर नॉमिनेशन कर दिया है। इस कुचक्र को मैं समझ नहीं पाया, और मेरी इस तरीके से कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके न्योछावर किया और जिनके साथ में मैं हर तरीके से राजनीति में सक्रिय था, तैयार था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बाद में मुझे पता चला कि उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको मिसगाइड किया कि अगर इस सीट को आप जीत लोगे तो एक तो डीपी यादव का बढ़ता हुआ कद छोटा हो जाएगा, और ये सीट बड़े आराम से, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की वोटें थीं, उन वोटों को मिलाकर के आप आसानी से जीत दर्ज कर लोगे। लेकिन आपने तो मुलायम सिंह यादव को चुनौती भी दी थी और जीते भी थे आप। बस चुनौती इसलिए दी कि मैं एक दिन अपने एमपी हाउस में बैठा था, सुबह का वक्त था, आजमगढ़ का एक लड़का मेरा पीए था, अचानक उसने मुझे आके बताया कि पीएम हाउस से आपके लिए फ़ोन है। हाँ। मेरे लिए तो ये एक अचरज की बात थी कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। मैंने फ़ोन लिया तो मैंने देखा कि फ़ोन पे जैसे आवाज़ आई तो मैं, जो माननीय अटल जी के मुँह बोले दामाद थे, रंजन भाई उनको कहते थे, तो मैंने जैसे आवाज़ सुनी, मैं उनको जानता था। मैंने कहा, रंजन भाई आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ डीप भाई मैं ही बोल रहा हूँ, और माननीय अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए दूसरा अचरज था, कोई प्रधानमंत्री मेरे से, जो पार्टी का भी नहीं है, हम अलग अलग पार्टी के लोग थे। तो मैंने हाथ में लिया और मैंने पूछा कि सर मैं बोल रहा हूँ, क्या आदेश है? सामने से आवाज़ आई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? मैंने कहा, अटल जी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, मुझे तो एक भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नॉमिनेशन के 2 दिन बाकी रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप पीएम हाउस आ जाइए। मैं वहाँ चला गया और उन्होंने जाते ही मुझसे कहा बैठ करके कि हम आपको पार्टी का उम्मीदवार संभल से बनाना चाहते हैं। अच्छा। मेरे लिए एक रोशनी की किरण थी, क्योंकि मेरे चारों तरफ तो अंधेरा फैल चुका था। मेरी अपनी सिटिंग सीट पे माननीय नेताजी अपना नॉमिनेशन कर चुके थे, तो मेरे लिए एक आशा की किरण थी। मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और मैंने कहा, जैसा आपका आदेश हो प्रधानमंत्री जी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाने का आदेश दिया कि आप लखनऊ चले जाओ, और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन दोनों के पास जाके कालीदास मार्ग पर मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे लिफाफे में चाय पिलाने के बाद एबी फार्म सौंपा और कहा, जाकर अच्छे तरीके से अपना नॉमिनेशन करो। और मैंने वापस आकर के मुलायम सिंह जी के सामने नॉमिनेशन कर दिया। तो मेरे लिए कोई रास्ता भी नहीं था, और मैं अपने आप के स्वाभिमान का अलग ही आदमी हूँ।
मैं एक जद्दोजहद वाला आदमी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई स्वाभिमान को गलत तरीके से धक्का देता है तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और यही कोशिश मैंने तब भी की थी। तो अगर मुलायम सिंह यादव आपको हाउस अरेस्ट नहीं करवाते तो वो चुनाव आप जीत जाते उनके खिलाफ? हाँ, अब ये वक्त की बात है, उन्होंने जो किया बहरहाल, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा चुनाव बहुत अच्छा था। और लोग ही नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो मीडिया के लोग जो बेचारे धूल भरी पगडंडियों पर कंधे पर कैमरा लिए घूमा करते थे, वो हमसे भी कहते थे नो प्रॉब्लम, यू आर विनिंग कैंडिडेट, ऐसा करके बाहर का मीडिया बोला करता था। तो वहाँ माहौल ऐसा बन गया था कि मैं वो चुनाव जीत रहा था। बल्कि माननीय कल्याण सिंह की आखिरी जनसभा में जो रेहरा में हुई थी, करीबन 1 लाख लोग मौजूद थे, और उन्हें देख करके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि डीपी यादव जी आप चुनाव जीत गए, ये मैं कहता हूँ। तो कुल मिलाकर के एक माहौल बहुत मजबूत बन गया था। लेकिन कभी कभी वक्त की कठिन निगाहें और बाहें आदमी को भींच करके चकनाचूर कर देती हैं। महज 1 दिन बाद ही रात को पता लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया है। उस टाइम में स्वर्गीय भंडारी जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। मैं उनके बारे में आज ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये मेरे साथ दुर्भावनावश हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार को गिरा दिया गया और घोषित कर दिया गया कि वो अल्पमत में है। और 1 दिन के लिए एक नए मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को नियत कर दिया गया, जो कि अगले ही दिन माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको नकार दिया और उतार दिया फिर दोबारा से। तो तब तक लेकिन वोटिंग हो चुका था, और ये वोटिंग उस 2 दिन के अंदर हो चुका था, जिसके बीच में सरकार दूसरे लोगों की रही थी। और इस सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उसको गवाह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। मेरे रिट दाखिल करने के बाद माननीय नेताजी को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी वहाँ से माना गया और उस चुनाव को निरस्त कर दिया गया। मतलब आप वो चुनाव जीते, वो निरस्त भी हो गया, यानी कि आप एक दूसरी तरह से उनको शिकस्त भी दे दी आप उसमें। हाँ, खैर मैं चुनाव की प्रक्रिया में तो ये कह ही सकता हूँ। हालांकि इस बात का मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, ये तो रण क्षेत्र है। इसमें तो अगर हम महाभारत काल को उठा कर देखें तो अर्जुन ने भी भीष्म पितामह का सामना किया था, और रण क्षेत्र में तो आमने सामने होकर के युद्ध करना ही पड़ता है। लेकिन ये भी सही है कि आप जिद्दी बहुत हैं। इसके बाद आपने मायावती को ज्वाइन किया, बसपा को, और उसी संभल सीट को आपने जीत के बसपा को दिया। हाँ, कुछ ही दिन साथ रहे। जी हाँ, जी फिर मायावती से बिगाड़ हो गया आपका। हाँ, देखिए बात यह है कि हालांकि वो सब बड़े नेता हैं, हम उनके सामने ज़्यादा कुछ बोलना कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति में भी अपना अपना सोच है। और मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने, अमीर बनने नहीं आया, बल्कि मैं तो गरीबों के साथ जद्दोजहद करके उनके साथ हो रहे अन्याय की खिलाफ आवाज़ को उठाने के लिए राजनीति में आया था। शुरू से मेरा किरदार विद्यार्थी जीवन से और आज तक यही रहा है। उसमें ढेर सारी बुराइयां मेरी झोली में आ गईं, ढेर सारे बुराई मुझको मिली, बड़े बड़े नेताओं की दुर्भावना का शिकार भी हुआ, सहता रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा, लेकिन मैं चलता रहा। और अनवरत आज भी चाहे जैसा भी हूँ मैं चल रहा हूँ, और उसी सेवा भाव को कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिताजी के सामने शपथ ली थी और कहा था कि हाँ, किसी गरीब के साथ अन्याय होने की आवाज़ अगर मेरे कानों में आएगी तो बेझिझक मैं अपनी जान की परवाह किए बिना मैं उसका साथ देने का काम करूँ। अच्छा, सांसद एक बार बन गए आप, दोबारा आपको अटल जी ने भी सांसद बनाया राज्यसभा से। लेकिन आप बीजेपी से भी अलग हो गए फिर। अब बीजेपी से भी अलग होने की एक लंबी कहानी है, वहाँ भी आप लोगों की ज़्यादा मेहरबानी है, क्योंकि मीडिया, मैं नहीं जानता मीडिया के किसी के आदमी के साथ मेरे कोई बहुत मतभेद रहे हों। आम व्यक्तिगत तौर से कभी मतभेद रहे नहीं, कभी वैचारिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मुझको बख्शा नहीं किसी ने। यानी मैंने कभी ऐसा कोई कार्य किया भी नहीं। हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत सारे मैं बात करूंगा आगे, उस पर भी बात करूंगा। तो कुल मिला करके मीडिया वाले कुछ लोगों ने कुछ ऐसा प्रदर्शित करना शुरू कर दिया
और तब तक दुखती हुई पहलू का वो बात यह है कि मेरे बेटे के साथ एक अनायास केस हो गया था, उसको लेकर के इस तरह का कुचक्र कुछ बड़े लोगों की संरक्षण में, देखिए हमारी कोई अप्रोच नहीं है, हम कोई किसी विरासत के पले हुए लोग नहीं हैं, इसलिए लोगों ने ये सोच करके कि इस आदमी को कैसे डराया धमकाया जा सकता है, कैसे इसकी रास्ते से अलग किया जा सकता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी और उसमें जाना एक मेरे लिए तो अच्छी बात हो सकती थी और मैं चला भी गया था, और जाने के मतलब 6-7-8 महीने बाद, हालांकि मैं उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, प्रमोद महाजन साहब जो दिवंगत हो गए, अब नहीं है इस दुनिया में, बहुत ही अच्छे इंसान थे और अटल जी के काफ़ी करीबी थे। मैं उस रोज़ जयपुर के एक पीजी कॉलेज में छात्र संघ की शपथ दिला रहा था। अच्छा। उस वक्त फ़ोन जैसे पहुंचा, प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे कि डीपी भाई आप कहाँ हो? मैं राजस्थान में हूँ और यहाँ के एक पीजी कॉलेज में शपथ समारोह है, तो उसमें शपथ दिला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ दिल्ली तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन आज नहीं, मेरा कल सीकर और झुंझुनू में एक डिग्री कॉलेज में और मुझे जाना है, वहाँ से होता हो तब मैं, कि ठीक है कल आते ही आप मुझसे मिल लेना। मैं दिल्ली आकर के अगले दिन शाम को उनसे मिला तो मैंने देखा सतपाल मलिक जी भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा, वेंकैया नायडू तब पार्टी के अध्यक्ष थे, तो प्रमोद जी ने कहा चलिए आपको आज पार्टी के मंच पर ले चलते हैं। मैं और माननीय मलिक जी और वेंकैया नायडू जी और प्रमोद महाजन जी, हम बीजेपी के ऑफिस में आ गए और पार्टी में हमारी घोषणा की। हालांकि मैंने प्रमोद जी से कहा था कि मैं तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका हूं संभल से, और अच्छा चुनाव लड़ चुका हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आपको विधिवत सही तरीके से पार्टी के सामने बैठाते हैं। तो मैं तब चला गया, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद पता नहीं कैसे और क्यों, हो सकता है कुछ लोगों की पसंद में ना रहा हूँ, और उनमें ज़्यादातर लोग मीडिया वाले लोग थे। अब मैं तो नहीं जानता, मैंने तो कभी किसी मीडिया वाले के साथ कोई बुराई की नहीं है। पिछले दिनों इसी देश के एक बड़े स्वामी हैं, उनका मैं नाम तो नहीं लेगा, उन्होंने एक मीडिया कर्मी का नाम लेकर मुझसे कहा कि यादव जी आपके उनके कोई मतभेद है। मैंने उनसे कहा नहीं, मेरे तो कोई मतभेद नहीं है। अब हंसी मजाक में किसी से कुछ कह दिया हो किसी एयरपोर्ट पर आते जाते कहानी, वो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरे मतभेद कभी किसी मीडिया कर्मी से रहे नहीं, ना ही मैंने किसी मीडिया वाले का बुरा चाहा। और चैनल वालों का तो बुरा कोई क्यों चाहेगा, हम जैसे लोग चैनल वालों से तो प्यार करते हैं, अच्छाई की उम्मीद करते हैं, तो हम की, लेकिन 1-2 चैनल ने उसमें अपना रोल भयानक तरीके से अदा किया। जो लोग हमें पब्लिक को दिखाते थे, हमसे सवाल पूछते थे, चुनाव नेताजी के चुनाव के बारे में भी कई बार मैं उनके चैनल में जा चुका था, ऐसा रूप धारण कर लिया कि जैसे पता नहीं हम एक अलग के लोग हैं। तो मेरे को कुल मिलाकर वो बात समझ में नहीं आई, और ये बात इस कदर हाई अप कर दी गई कि जैसे मैं अछूत हूँ राजनीति में। जबकि प्रमोद महाजन जी ने बात कही मीडिया से कि राजनीति में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जो गांव की प्रधानी से लेकर के राज्यसभा तक पहुंचा हो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। आज आप जो हैं वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से कहूँ या जिद की वजह से कहूँ, जुनून की वजह से कहूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार डीपी यादव के बारे में इतना लिखा गया, उतना लिखा गया, लेकिन कहीं डीपी यादव से पत्रकारों का सवाल पूछते हुए नहीं देख रहा हूँ। 1-2 जगह मैंने देखा है जहाँ वो जा रहे हैं अपने, मान लीजिए जहाँ पे आरोप लगे हैं या पुलिस वालों के साथ हैं, तो वहाँ पूछा गया, लेकिन कभी आपने ऐसा इंटरव्यू नहीं लिया कि बताएं। तो उन्होंने कहा कि इतना भय होता था, इतना डरते थे हम लोग कि हम कभी गए ही नहीं वहाँ पे, वो किसको क्या करवा दे कौन जानता है। देखिए एक बार तो इसका सामना मेरे से भी हुआ। एक बड़े चैनल में एक कोस्पोंडेंट थी, लड़की थी, उसका नाम तो मुझे अब याद नहीं। उसने जब अपनी प्रस्तावना रखी, वो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, मैंने उसके कायदे से एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह बैठाया, पूछा बलवंतराय मेहता पे, और अच्छी तरह इंटरव्यू ले करके गई। लेकिन जब मैंने उस इंटरव्यू को सुना
तो उसने प्रस्तावना में एकाग में डरते डरते डीपी यादव के वहाँ पर बैठी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये उठा करके मुझे दीवार के बाहर फेंक देंगे। मुझे सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि एक लड़की को बेटी के समान बर्ताव और बहन के समान देखने के बाद मेरे पे ये इल्ज़ाम बेबुनियाद था। और मैंने कभी मीडिया कर्मी के साथ किसी के साथ ना बदसलूकी की और ना कभी किसी के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर सिंह, तमाम प्रधानमंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी लास्ट प्रधानमंत्री थे उस दौर में, सबसे आपके रिश्ते थे और सबसे टॉप के लोगों से रिश्ते थे। फिर ये नीचे षड्यंत्र कैसे हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र जो आपके खिलाफ हुआ? क्या लगता है कि ये आपका दुर्भाग्य था या इसके बाद जो कहानी शुरू होती है उसकी वजह से? नहीं, लोग शायद मुझे आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते थे, वही लोग जो मेरे चारों तरफ और दूसरे लोगों से प्रभावित होकर के मेरे रास्ते को काटना चाहते थे। ऐसे लोगों ने, मैं सीधे साधे स्वभाव का आदमी रहा हूँ, आज भी जो मुझे बोलना होता बेबाकी से सपाट स्पष्ट बोल देता हूँ। तो मैंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, इधर की उधर की। तो इस लिहाज से उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा बना करके कोशिश की होगी कि तेज़ी से बढ़ने वाले इस आदमी को रोका जाए किसी भी तरह के, और करीबन काफ़ी वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए। हालांकि मेरा सोच राजनीति में कोई प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, कोई मुख्यमंत्री बनने का ना था। एक दिन मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से भी बात कही थी। एक उस टाइम पार्टी के समाजवादी पार्टी बनी थी और उसके एक माननीय अध्यक्ष जी थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने शायद मुलायम सिंह जी के कान में फूंक दिया था कि डीपी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मेरे को किसी मेरे साथी ने ये बता भी दिया था कि मुलायम सिंह जी के पास तक ये बात पहुंची है। मैंने एक दिन विधानसभा चल रही थी, मुख्यमंत्री वहाँ से जैसे निकले, मैं उनके पीछे पीछे उनके कार्यालय चला गया। मैंने अकेले में बैठकर माननीय नेताजी से कहा, नेताजी आपको क्या गलतफहमी है? मैंने तो कोई आपके साथ विश्वासघात नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्या लगा रहा डीपी तुम्हारे बारे में लोग ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं बोला जी मेरे पास गिने चुने 10 विधायक भी नहीं हैं, मैं मुख्यमंत्री बनने की बात कैसे सोच सकता हूँ? ये लोगों की गलतफहमी थी। लोगों ने उस कुचक्र को चलाया हमारे बीच में मतभेद बनाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के। मेरे लिए तो वही प्यार स्वर्गीय अटल जी से था, वही प्यार मुलायम सिंह से था, वही प्यार चंद्रशेखर जी से था। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं हमको सब मिले और सबका हमने सम्मान किया, आज भी करते हैं, कल भी किया। मतलब एक तरह से देखें तो आपकी शोहरत और आपका रसूख आपका दुश्मन बनता चला गया। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। मुझे जो लगता है, जो पढ़ा लिखा मैंने आपके बारे में, इन 2 घटनाओं ने सियासत में आपको समेट दिया और 360 डिग्री घुमा दिया। बाकी चीज़ों से तो आप लड़ते रहे, उभरते रहे, राजनीतिक चीज़ों से, बड़े बड़े लोगों से, लेकिन एक नीतीश कटारा हत्याकांड, दूसरा जेसिका लाल हत्याकांड, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इन 2 मामलों ने पहुँचाया है। कोई दो राय नहीं, मेरे सम्मान को, राजनीतिक कैरियर को पूरी ठेस पहुंची। लेकिन मैं जितना समझता हूँ, जानता हूँ, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको, अपने आप को, अपने परिवार को निर्दोष साबित करना चाहता हूँ, लेकिन ये असलियत है कि जेसिका लाल में विकास का कोई रोल नहीं था, और दूसरे कांड से जो उसको जोड़ा गया, उसे लेकर के जो बहुत बड़ा बवाल मचा, असलियत तो ये है कि उसमें उस बच्चे का कोई रोल नहीं था। वो तो MBA किए हुए बेंगलोर कॉलेज का एक BTech पास किया हुआ इंजीनियर लड़का था। लेकिन चूँकि हमें इस बात का इल्म भी नहीं था कि मीडिया इस तरह की मार हमको मार देगा, और इस तरह के इस रूप में, हालांकि मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं रहा, मैं भी कंट्रोवर्सीज में रहा हूँ, मेरे साथ भी अपवाद रहे हैं, लेकिन कभी भी मैं वैचारिक और दिमागी तौर से ना तो क्रिमिनल था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। स्वाभिमानी आदमी हूँ, उस स्वाभिमान को अपने मरने तक जिंदा रखूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में आज़ाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोगों के तराने सुनाए जाते थे। पिताजी की वो बात मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो ये सुनाए थे, जब भगत सिंह फांसी पे जा रहे थे, अशफाक उल्लाह भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तो उन्होंने जो तराने गाए थे कि मायूस ना हो ए मादरे हिंद, दिन अच्छे आने वाले हैं, गमगीन ना हो हम मजलूमों को मज़ा चखाने वाले हैं।
तो हम तो इन तरानों को सुन करके बड़े हुए हैं। आज़ादी के वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं जो हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग और आज़ादी के दीवाने हमको सुनाया करते थे। इसलिए वो जद्दोजहद की दुनिया में तो हम पल करके बड़े हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और खेतों से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, और आज भी वो कोशिश अनवरत जारी है। हमें जहाँ भी मौका मिलता है, अब इस पक्ष को तो कोई नहीं जानता दुनिया में। हम उस पर भी बात करेंगे, हम कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है। जी। लेकिन उससे पहले मैं उन चीज़ों पे ज़रूर बात करना चाहूँगा जिसको लेकर के मैं ये समझूंगा कि आपका कैरियर का डाउनफॉल, एक जो दूसरी छवि बनी जराइम के दलदल में जो आपका जाना हुआ है, या जराइम की दुनिया में जो एक बड़ा नाम बनने की बात आपकी कही गई, थोड़ा सा इस केस पे और चलते हैं, बात करते हैं। कहा जाता है कि आपकी बेटी भारती जी जब थी, उनके ही केस में विकास को जाना पड़ा जेल, और लोगों ने ये कहा कि आपके रसूख इतने बड़े थे कि आपने इस पूरे मामले को ही घुमा दिया और कभी भारती जी को आने ही नहीं दिया जांच के दायरे में। नहीं, एक स्टूडेंट, एक बच्ची जो इंग्लैंड में पढ़ रही है, उसको जबरन वहाँ से छुड़ा करके वापस लाने में तो मैंने कोई ऐसी तो गलती की नहीं। उससे पूछा जरूर, आने के लिए उसने आने के लिए मना कर दिया, तो हम क्या कर सकते थे। उस विद्यार्थी को वहाँ से उसकी एजुकेशन से अलग हटा करके लाना, हालांकि ऐसा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी कोर्ट को तो भारती आई भी, उसने अपना बयान भी दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमने बताया ना कि हम उस श्रेणी के लोग नहीं हैं। हमको तो उस चक्की में पीस दिया गया बुरी तरीके से। अच्छा, ये कितना मुश्किल घड़ी रही होगी कि पूरा परिवार जो है कि विकास जेल चले गए, बेटी बाहर गई, आपका सियासी करियर सिमट गया। उस समय जब आप बड़े टॉप पे हुआ करते थे, ये आरोप लगे, उनको सज़ा भी हो गई, पूरा परिवार मतलब मुझे लग गया। और क्या मतलब जो भी चीज़ें रहीं, घटना सबके सामने, मैं इसलिए इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस परिस्थिति को थोड़ा समझना चाहूँगा मैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। फिर आपने पत्नी को भी सियासत में उतारा, मतलब क्या क्या रहा, किस तरह का था मामला? नहीं, पत्नी को सियासत में उतारा, वहाँ की जनता ने उन्हें बेनता हाँ, प्यार दिया, जिता के भेजा उन्हें भी। भी चुन करके भेजा। तो हम ना तो, बता तो दिया जी मैं दिमागी तौर से ना तो कल हम कोई दोषी थे, ना आज हैं, आगे भी कभी ऐसा सोच के हम लोग आदमी नहीं हैं कि किसी क्राइम के बारे में सोचें, किसी अपराध के बारे में सोचें। हाँ, इधर उधर के एलिगेशन जो राजनीति में लगते हैं वो लगते रहे, मेरे साथ भी लगा। मैं झूठ बोलने लगूँ, एक ऐसे अच्छे विधायक का केस हम पर लाद दिया गया कि एक यहीं हमारे जिला गाजियाबाद में ही मैं था उसी पे आने वाला था, जी। मैं उसी पे आने वाला था। जी। एक नाम ऐसा आपके ज़िंदगी में है कि जब भी डीपी यादव का जिक्र कहीं होता है या कहीं कोई पढ़ता है या देखता है तो वो नाम आपके साथ लगा रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो आपके सियासी गुरु थे। महेंद्र सिंह भाटी की बात हो रही, महेंद्र भाटी की बात हो रही है ये, कि वो आपके सियासी गुरु थे, उनके साथ आपने सियासत का ककहरा सीखा और उसी केस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन आप अपने और महेंद्र भाटी के रिश्ते के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं और स्वर्गीय महेंद्र भाटी जी कभी एक पार्टी में नहीं रहे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा अलग थी, मेरी अलग थी। मैं बुलंदशहर में था, वो गाजियाबाद में थी, और वो मेरे गुरु भी नहीं रहे। मेरे बड़े भाई के दोस्त जरूर थे, प्रधान जी के, श्याम सिंह जी के। अच्छा। चूँकि एक ही जिले के रहने वाले लोग थे, लेकिन मेरा विधानसभा क्षेत्र अलग था और मेरी उनसे कभी कोई अदावत राजनीतिक तौर से नहीं रही। तो लेकिन दुर्भाग्य और दुर्भावनावश उस केस में भी मेरे को इस तरह ठिकाने लगाया गया कि अब मैं इस वक्त तो किसी पे, ऐसे व्यक्ति पर जो आज इस दुनिया में नहीं है, इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहूँगा कि मेरे को बगैर किसी बात के उस केस में घसीटा गया। मैं शुक्र अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय को और माननीय उच्चतम न्यायालय को कि जिसने सारी कठिनाई परेशानी को पहचाना, एविडेंस को देखा और मुझे बाइज्जत उस केस में बरी दिया गया। तो कुल मिलाकर के इन दुष्चक्रों का शिकार मैं होता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए मैं नियति और वक्त को तो नहीं, लेकिन लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने दुर्भावनावश मेरे रास्ते रोकने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए एक बार नहीं कई बार कोशिश की है। ईश्वर अपनी जगह मौजूद है और हम भगवान के मानने वाले लोग हैं। हमारे घर का 7-8 वर्ष का बच्चा भी
सुबह हवन करता है। हम वेद मंत्र बोलने के साथ अपनी ज़िंदगी को, दैनिक दिनचर्या को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए कभी बेतुके बेवजह की बातों की परवाह भी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हम भगवान को मानने वाले लोग हैं और हमेशा हाथ जोड़ करके उसको मानते हैं और उसके बताए रास्ते पर जबकि इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं तो बाकी केसों के अलावा महेंद्र भाटी वाले केस में ये हुआ कि आपने अपनी सियासी महत्वाकांक्षा की वजह से उनको रास्ते से हटवा दिया या यूं कहें हत्या करवा दिया, और आप कहते कि उस समय आप थे भी नहीं। नहीं, मेरा उनका रास्ता एक था ही नहीं, एक पार्टी नहीं थी एक, तो हम उनको क्यों हटाते, क्या कारण बनता था? कोई कारण नहीं। हमारा किसी जायदाद पे, किसी आपसदारी पे, किसी ताल्लुक पे कोई रंजिश थी नहीं, तो इसलिए ये तो कोई कारण ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, आप अपने लिए सबसे बुरा दौर कौन सा देखते हैं, जब आपके लिए सजा की बात हुई या विकास यादव जेल गए? देखिए, जब बेटा, किसी काबिल बेटे को कोई अनायास सजा हो जाए, केस लग जाए, तो सबसे बड़े दुख का दिन तो वो होता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता रहा हूँ और करता ही रहूँगा। हम तो संघर्षों की पैदाइश हैं, उसी लड़ाई को लड़ते हुए बड़े हुए हैं। आज भी जहाँ हजारों लाखों नौजवानों की बात आती है, हम बेझिझक उनके बीच पहुँच करके उनको अपना संदेश देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, राजनीति में मैं आज किसी हाउस का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आज भी मेरे लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और उनमें विशेषकर नौजवान जो वर्ग है वो एक तरफा, क्योंकि हम उनको कभी गुमराह नहीं करते, उनको कभी गलत बात नहीं बताते। आज भी आपको ताज्जुब होगा कि 15,000 बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, लेकिन इस पहलू को किसी ने देखा नहीं। मैं बात करूंगा, मैं उस पर, अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ जी। तो मैं उस पर भी बात करूंगा, आपके व्यवसाय पे भी बात करूंगा। एक मामला आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जब ईडी और आईटी की बात आती है उस पर भी बात करूंगा। नहीं, उससे पहले कुछ ऐसे आरोप जो आपके साथ चलते रहे और जिसने आपके सियासी जमीन को समेटा, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कभी आपको डर नहीं लगा कि आपकी भी हत्या हो सकती है, या आप इस तरह से चलते हैं, चीज़ों में शामिल होते हैं, हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो कभी लगा नहीं कि आपकी भी हत्या हो सकती है? देखिए, सूचनाओं के आधार पर ये तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा प्रयास कई बार लोगों ने किया है। कुछ जो असामाजिक लोग हैं, जो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, तो कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए भय कैसा। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा तामझाम लेता नहीं चलता हुआ दिखाऊंगा। बेझिझक अपने लोगों में जाता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, उनके अधिकारों की बात कहता हूँ, चाहे वो विद्यार्थियों की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो। और मैं बीच में, अब मैं नहीं जानता कि आप उसमें पत्रकारिता में कौन सी पृष्ठभूमि को लेकर के चलते हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कम लोगों का सोच रहा होगा कि जहाँ से वो चुन करके आते हैं, जो लोग उसे भेजते हैं किसी हाउस में, उनके लिए वो रोज़गार की व्यवस्था कैसे करता है। और इसका प्रमाण मैं अपने आप में हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कि मैं जहाँ से चुना गया, जहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में रहा, जहाँ से हमारी धर्मपत्नी भी एमएलए बनी, मैंने वहाँ के हजारों लोगों को रोज़गार दिया। आज भी जो व्यवसाय मैं करता हूँ, यानी अब तो मेरा परिवार करता है, तो उन्हीं परिवार की जो चीनी मिलें हैं, आज भी हजारों नौजवान उस क्षेत्र का, मुझे, ये मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है उसे बोल रहा हूँ कि शायद ही हमारे देश में बहुत कम लोग होंगे जिन लोगों ने अपनी क्षेत्र में जा कर के और लोगों को अपना इंडस्ट्री के रूप में या रोज़गार के रूप में इस तरह नियत किया होगा जैसा मैंने किया है। मैंने गरीबों को काम दिया है, रोज़गार दिया है, नौजवानों के हाथ को मैंने काम दिया है, और दोनों चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश में हम हजारों लोगों को रोज़गार देते हैं। यही वजह है कि लोग आपके दीवाने। अच्छा, आपका अंदाज कुछ इस तरह का कि आपके साथ खबर अच्छी जुड़े या बुरी जुड़े, आपको फॉलो करने वाले बढ़ते चले जाते हैं। मैं एक मामला बताता हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि अच्छा, आपके साथ ये शायद आपकी किस्मत रही है कि मामले चाहे जो भी हुए, लेकिन आप हाइप पे ही गए, चाहे इधर गए या उधर गए। आप व्यवसाय में बहुत हाइप पे हैं, आप जब बात बाहुबलियों की होती तो उसमें बड़े हाइप में। एक मामला मैं गिनवाता हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था कि आपके ऊपर कई मामले दर्ज हुए, जिसमें 9 हत्या के मामले हैं, हत्या के प्रयास के 3 मामले हैं, डकैती का मामला, जबरन वसूली का मामला, गैंगस्टर का मामला। उसके बाद भी आप लगातार घूमते रहे
और किसी मामले में सजा नहीं हुई, तो क्या ये लगता है ये मामला लादे गए थे, ये मामला थे ही नहीं? ये 100% सब झूठ है, और झूठे और मनगढ़ंत केसों में कहीं कहीं हमारा नाम लेने की लोगों ने कोशिश की। हमने ना कभी अपहरण किया, ना कभी डकैती की, ना कभी बलात्कार किया, ना किसी के धन पे नज़र रखी, ना किसी की ज़मीन को लूटा। ये चीज़ें सब मेरी ज़िंदगी से अलग की चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी धुन का अजीब पथिक हूँ। लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहे भी मैं आगे चलता रहा, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जब भी ज़रूरत पड़ी मेरी निष्पक्षता को देख करके और मुझे साक्ष्यों के आधार पर साफ तरीके से वापस मेरे घर भेजने का काम किया। मेरे ऊपर आज तक कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि 1 रुपये का भी कोई पनिशमेंट किसी अदालत से मुझको हुआ, क्योंकि सब बगैर बुनियाद के बेवजह के झूठे 2, 4, 5 मुकदमे मुझ पर लगाए गए थे, जिन्हें देख करके माननीय न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी करने का काम किया। अच्छा, आप पे आरोप भी लगे, आप निकलते चले गए और लगातार एक आरोप और भी बहुत बड़ा लगा है आप पे। आप शराब व्यवसायी तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी हरियाणा में शराब का व्यवसाय किया है? और कहा यह जाता है कि वहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी, लोग बीमार भी हुए थे, और नाम आया था कि उसमें आपकी संलिप्तता थी। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि वो व्यवसाय आबकारी विभाग के अंदर आता है जी और हरियाणा आज भी मौजूद है जी। अगर एंटायर पूरे हरियाणा में कहीं आज तक मैं कहीं ठेकेदार रहा तो मैं आज भी बेशक सजा का हामी करता हूँ। मैं कभी ठेकेदार ही नहीं रहा हरियाणा में, हमारा कोई ऐसा व्यापार ही नहीं रहा। अब कहाँ जहाँ का केस लगा था, डब वाली, काला वाली या कहाँ है, सिरसा जिले में, मेरा कोई मैंने कभी देखा भी नहीं था ज़िंदगी में। उससे पहले हाँ केस जरूर लगा, रंजीसन जैसे दूसरे केस लगे, वो केस भी लगा, और वो माननीय निचली अदालत से ही वो केस खत्म हो गया। यानी एक खाना नंबर 12 होता है, 15 होता है हरियाणा पुलिस का, उसमें हमारे नाम को घसीटा गया था और हम उसी खाने में से निकल करके और बाइज्जत बाहर आए, क्योंकि हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। महज कुछ लोगों ने इस वजह से हम उस व्यापार में भी कुछ यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आगे बढ़ रहे थे। उनमें बाबू किशन लाल जी एक बड़े व्यवसायी थे और पोंटी चड्ढा भी एक बड़े व्यवसायी थे, और जवाहर जायसवाल जो बनारस के एमपी भी रहे हैं वो भी बड़े व्यवसायी थे। उस ग्रुप में उनके साथ हम भी लग करके आगे बढ़ रहे थे। तो कुल मिला करके हरियाणा वालों ने सोचा कि शायद ये ग्रुप जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ये तुम्हारे व्यापार को भी इधर आकर के ना देखने लग जाए। तो एक ऐसे ही अजीब हादसा हुआ। हालांकि ऐसे हादसों की हमेशा भर्त्सना और बुराई होनी चाहिए, ऐसे हादसे बंद होने चाहिए। शराब के उसमें अगर कोई नकली, असली या कैसी भी शराब, मेरा परिवार तो एक बूंद शराब कभी किसी परिवार ने पूरे ने चखी भी नहीं होगी। तो कुल मिला करके उसमें से भी खाना नंबर 12 में जो हम लोगों का नाम रखा गया जी, उसमें से भी हम अदालत से बाहर आ गए, क्योंकि हमारे खिलाफ कुछ था ही नहीं, हम कभी ठेकेदार रहे ही नहीं। अच्छा, 2015 से पहले तो आप चर्चा में थे। ये सवाल बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि 2015 में आपको सज़ा होती है, आप जेल जाते हैं जी, और उसका 2021 में फिर उच्च अदालत ने आपको ये कहा कि आपको बाइज्जत बरी करती है, आप इसमें संलिप्त ही नहीं है। लेकिन वो जो 6 साल आपका जेल में गया, उसी 6 साल में आप बिल्कुल पूरी तरह से समाज से, सियासत से कट गए। इस फैसले को, इस रिहाई को और अपने उस कैरियर को आप कैसे देखते हैं? ये मेरी ज़िंदगी के अंधेरे दिन हैं, और इस विषय में मैं आपको अपनी किताब में लिखी हुई 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आप मेरे विचार से उन्हें पसंद, जो मैंने अभी पिछले दिनों माननीय वेद प्रकाश वैदिक ने वर्ल्ड प्रगति मैदान में इसका विमोचन हुआ था, शायद मैंने खबर पढ़ी थी। तो उसी किताब का एक शेर है, इत्तफाकन वो किताब आज मेरे हाथ में है। मैंने लास्ट में लिखा था, देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर निकलेगा, लिख देंगी फिर भोर की किरणें, जो तेरा इतिहास है बाकी। मेरी एक कविता है, कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। तो ये कविता मेरी शब्द मेरी कलम से इसीलिए आई थी, मुझे पूरा विश्वास था कि सुबह का सूरज निकलेगा, समय बदलेगा और मैं फिर से पब्लिक के बीच में होऊंगा।
क्योंकि मेरे दिमाग में, मन में, आत्मा में कभी कोई किसी के प्रति दुर्भावना रही नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरीके का, अपने जद्दोजहद का अलग किस्म का आदमी हूँ, स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं अनवरत अपनी राह पे चलता रहता हूँ, आज भी चल रहा हूँ, कल को भी चलता रहूँगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। कहते हैं कि आपने सियासी उसको विस्तार देना चाहते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और यही वजह थी कि 10 पार्टियां मिल करके आपको गाजीपुर से चुनाव लड़ाई थी, ताकि एक जो यादव समाज का विस्तार उधर हो पाए, और कुछ वो लोग जो पूर्वांचल में भी थे वो आपके साथ मिलकर और ताकतवर हो पाए, और आप गाजीपुर से चुनाव लड़े थे। लिहाजा वो बात दूसरी कि आप वो चुनाव हार गए थे। हाँ, ये बात उस वक्त की है कि मेरे साथ कुछ दूसरे सांसद ही, माननीय सुखलाल कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से थे, और पटेल जी भी रीवा से थे, और मैं उस दिन लखनऊ में था। तो कई पार्टियों के लोग मेरे पास आए, उनमें कौमी एकता भी थी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी थी, और एक महान दल के अध्यक्ष भी थे, और भी कई पार्टियां थी। उन्होंने मिलकर मुझसे कहा कि हमारी प्रेस मीट है क्लार्क होटल में लखनऊ में, आपको वहाँ आना है, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठें। मैं उनके अनुरोध को ठुकरा नहीं सका, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात थी नहीं। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आपको गाजीपुर आना है, हम गाजीपुर में एक बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमारे उस आयोजन को देखिए, उसको एड्रेस कीजिए। चूँकि सब बहुत सारे साथी उनमें एमपी भी थे, हमने उनके अनुरोध को स्वीकार किया, और मैं जिस दिन गाजीपुर पहुंचा तो मैंने ऊपर हेलीकॉप्टर से देखा कि लंका मैदान जो गाजीपुर में है वो खचाखच पब्लिक से भरा हुआ था। तो मैंने कम अवसरों पे ही इतनी भीड़ को देखा है। मैं नीचे उतर कर जब मंच पे गया तो उन सारे लोगों ने उठा करके एक पगड़ी जो 6-7 रंग की थी, जिसमें 6-7 पार्टियां शामिल थीं, उठा करके मेरे सिर पे रख करके और मुझसे कहा कि अब आपको इस संगठन का वो दायित्व संभालना है और यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैंने इस बात को ना मानते हुए सोचा कि मैं पब्लिक से पूछ लूँ कि जो पब्लिक खड़ी है क्या चाहती है। तो मैंने ऐसे ही कि पब्लिक मेरे एकदम से, मैं पहली बार गया था, मेरे लिए क्यों हाँ कर देगी। मैंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद हो, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ? तो अपने हाथ तो करीबन हज़ारों लाखों हाथ ऊपर उठ गए, और मैं मजबूर हो गया उनसे हाँ करने के लिए कि अच्छा, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। और मैं आज भी धन्यवाद अदा करता हूँ गाजीपुर की समस्त जनता का कि उन्होंने जितना प्यार दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो मात्र 15 दिन पहले चुनाव लड़ने पहुँचा हो, 90,000 वोट दे करके, और मेरे मतलब स्वाभिमान को जिंदा रखा। तो उसका धन्यवाद मैं आज भी करता हूँ। हालांकि बहुत मौक़ों पर उसके बाद लौट के नहीं गया। तो ये गाजीपुर का उन पार्टियों का वो रहा कि मैं उनके पास अचानक शामिल हुआ था, उनके इनविटेशन को, निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया था, और मैं चुनाव लड़ने के लिए गाजीपुर चला गया था। वो चुनाव भले ही आप हार गए, लेकिन पूर्वांचल ने एक नाम दिया आपको, जो अब भी लोग लिखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी लिखते हैं, शेरे हिंद का नाम दिया। उसी चुनाव के बाद ये नारा निकल के आया, ये नाम आपको दिया गया था। हाँ, अगर लोग कहते हैं, नौजवान विशेषकर बहुत जोशीले नारे आज भी लगाते हैं। तो पूर्वांचल के लिए कुछ एक सोचा है अभियान आपने? उत्तर प्रदेश में अहीर रेजिमेंट का जलजला जो चल रहा है, हाँ, आजकल मैं देखता हूँ हर बड़ा गांव में, बोर्ड हर लगा शहर हुआ में, है हर हर जगह कस्बे पे। में। मैं अभी 2-3 उनके प्रोग्रामों में जाने भी वाला हूँ। एक सोनारा में है, एक चंदौसी में है, एक बदायूं में है, और एक कासगंज में है। तो ये अभियान नौजवान को, देखिए, नौजवान जब आगे बढ़ने की राह अवरुद्ध कहीं कहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन उसमें पैदा होता है। तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपना रास्ता खोज रहे हैं कि उनको ज़िंदगी की सही रास्ता, सही राह कहाँ मिलेगी। तो ऐसे हज़ारों लाखों नौजवान मुझे मिलते हैं जो पूछते हैं और जो आवाज़ लगाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे आगे चलिए। पूर्वांचल के लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ, अभी आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपकी पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पर, आजकल आप बहुत एक्टिव हैं, तो उस पर देखता हूँ कि पूर्वांचल से बड़े कमेंट आते हैं आपके पास, वो मिलना भी चाहते हैं। क्या आप कभी मिलना चाहते हैं पूर्वांचल के लोगों से? ज़रूर। पूर्वांचल बहुत अच्छा और शानदार इलाका है, लोग मेहनती हैं, नौजवान अच्छा है। और मैं जब जब भी जिस समय पर गया हूँ, चाहे मैं आजमगढ़ गया, गोरखपुर गया, बस्ती गया, देवरिया गया, जौनपुर गया, सुल्तानपुर गया, इलाहाबाद गया,
और बांदा में भी गया, तो मैंने देखा कि हजारों की तादाद में नौजवान इकट्ठा होता है, मैं भी आजमगढ़ से बातचीत हूँ। का। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजमगढ़ एक अच्छी धरती है, बहादुरों की धरती है। एक और जी तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं पूर्वांचल के, और राजनीति में बहुत तेज हैं। हाँ, वहाँ के जनमानस में और नौजवान में जो राजनीतिक पकड़ है उसके सोच में, वो हमने बहुत सारे इलाकों में नहीं देखी है। इसलिए पूर्वांचल का इलाका अच्छा इलाका है। एक खबर आजकल मार्केट में बहुत है, फिर से आप एक बार ट्रेंड में आए, और खबर ये है कि आप सियासत में सिमट गए लेकिन व्यवसाय में ऊपर आ गए। व्यवसाय में ऊपर आ गए तो बड़ा व्यवसाय बनाया आपने। आप चीनी मिलों के उसमें हैं, यदुकुल के नाम से बहुत से प्रोडक्ट हैं आपके, आपके स्कूल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं आपकी। लेकिन कभी ईडी और आईटी की नज़र आप पे नहीं पड़ी और आपने सभी लोगों को साध के रखा है, आज की भी पार्टी को साध के रखा है आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मजदूरों के पास ईडी क्या करेगी? हम तो करते खाते हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छुपाया जा सके या जिसको ईडी ढूंढे। हम तो मेहनत वाले लोग हैं। अच्छा, हमारे नेताओं की तरह ये भी नहीं है कि हम घर बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कुछ वसीला इकट्ठा हो गया है। हमने तो अपने हाथों से मेहनत की है, कुछ चीज़ें खड़ी की हैं, उनमें छोटी छोटी उद्योग भी हैं, खेती का काम भी है, स्कूल कॉलेज भी हैं। तो सब कुछ खुली किताब की तरह है। इसलिए ईडी तो बड़े बड़े धंधा सेठों के, पूंजीपतियों के उन चीज़ों को टटोलती है जहाँ कुछ छुपा है, कुछ अनदेखा है, कुछ छुपाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो चोरी करने वाली कोई चीज़ नहीं है। यूपी के रिचेस्ट लोगों में आज भी आप आते हैं, एक ज़माने में घोषणा हुई थी, आज भी आप आते हैं। खैर, मैं दूसरी तरफ सवाल करना चाहूँगा, व्यवसायिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय हैं आपके और समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आपके हैं? देखिए, समाज क्षेत्र में तो मेरे करीबन 12 स्कूल कॉलेज हैं, जी, और गरीब विद्यार्थियों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, आज हजारों बच्चियां ऐसी हैं, लड़के ऐसे हैं कि जो हमारे कॉलेज स्कूलों से निकलकर इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, समाज सेवी बन गए हैं, एथलीट बन गए। पहलवानों का तो हमारे गांव में ढेर है। यानी आज भी हमारे गांव में, शरफाबाद में 4 अखाड़े चलते हैं, उनमें अच्छे अच्छे रेसलर हैं और नेशनल एथलीट हमारे कई तरफ हैं, जानने वाले हैं। मैं खुद भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, अच्छा एथलीट रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी, मैं पहले जब आया करता था, ब्लेजर, लाल कलर का एक ब्लेजर मेरे पे होता था, वो मुझे वॉलीबॉल की नेशनल टीम में रहते हुए मिला था। मैं ये पूछने वाला था, और ये तस्वीर भी बहुत बड़ी लगी है कि उस तरह की कोट जहाँ पे यहाँ पे चक्र जो बना होता है, जी, जी। ये अमूमन जो कुछ अचीव किए हुए खिलाड़ी होते हैं उनको मिलती। तो आपने फोटो खिंचवाने के लिए पहना था या आपको मिला था वो? नहीं, मैं नेशनल टीमों में था, मैं कबड्डी में भी था, वॉलीबॉल में भी था। अच्छा, और फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौक इस तरीके का नहीं रहा। मैं था, अच्छा खेलता था, अच्छा एथलीट था। ईश्वर की दया से हम व्यायाम करने वाले लोग हैं, योग करने वाले लोग हैं, योगा करने वाले लोग हैं, वेद मंत्र बोल करके योगासन करने वाले लोग हैं। इसकी कभी चर्चा नहीं हुई? हाँ, चर्चा तो, ये पक्ष तो अंधेरे में डूबा हुआ है, बहुत सारे पक्ष अंधेरे में डूबे हुए हैं। लेकिन जो पक्ष नहीं उठने चाहिए थे वो उठ करके ऊपर आ गए, अनायास प्रयास हुआ। और जो पक्ष पब्लिक के सामने आने चाहिए थे, सेवा भाव के पक्ष, गरीबों की तरफदारी का पक्ष, अन्याय के खिलाफ बोली बोलने का पक्ष, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का पक्ष, विद्यार्थियों की बात कहने का पक्ष, नौजवानों की तरफदारी का पक्ष, वो पक्ष रुक करके रह गए, दब करके रह गए। इसलिए क्या करें, मैं अपनी ज़बान से मंचों पर खड़ा होकर के बहुत कुछ कहूँ तो वो भी अजीब सा लगता है। ये तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों की बात है कि उन चीज़ों को ढूंढें, लाएं, उसे देखें। क्या इस 12 स्कूल कॉलेज डीपी यादव ने क्यों बनाए हैं? आज भी मेरे स्कूलों में 2,500, 3,000, 4,000, 4,000 गरीब, पिछड़े, दलित लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जिनके घरों में आज भी रोटियों की परेशानी है। मेरे स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सीबीएसई परीक्षा, सीबीएसई की एजुकेशन में आज भी मात्र 400 रुपये महीने में, 500 रुपये महीने में बच्चे को देता हूँ। अच्छा, ये जो शिक्षा का क्षेत्र है उससे आपका देखता हूँ कुछ खास लगाव है क्या? आप छात्र राजनीति के समय बच्चों के बीच में होते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आपने इतने कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, और एक मैंने पिछली बार खबर पड़ी थी कि आपके यहाँ से कोई लड़का आईआईटी भी गया था। IITian मेरे नोएडा में यदु पब्लिक स्कूल का बच्चा अकेला सेलेक्ट हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तकलीफ ये है जो आपने अभी सवाल पूछा है कि उस तरह का अभाव भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा रहा है। हम गांव में जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में पहुंचे, तो पहला ग्रेजुएट अपने गांव का मैं हूं।
अच्छा। यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के गांव में शिक्षा का इतना अभाव, और दिल्ली से मात्र 22-25 किलोमीटर दूर बसे हुए गांव में, इलाके में आज तो सैकड़ों कॉलेज नोएडा के अंदर बन गए हैं। लेकिन पहला महिला लड़कियों के लिए इस कॉलेज गांव में मैंने खोला, जी। क्योंकि हमारी पीढ़ी की हमारी बहनें बेचारी अनपढ़, उस पीढ़ी की तमाम महिलाएं लड़कियां सब अनपढ़, तो कुल मिलाकर के एक ऐसे अभाव के अंदर पल करके हम बड़े हुए जहाँ शिक्षा की बेनता कमी थी। यानी गांव में जब नोएडा बना नहीं था, 22 किलोमीटर दूर से चल करके बिजली के खंभे लगाते हुए हम अपने गांव में बिजली लाए थे। और एक नोएडा अथॉरिटी बनने के बाद एक टूटी फूटी सड़क दरिया के किनारे किनारे, हिंडन नदी के किनारे किनारे होकर के हम 5 साल बाद 6 साल बाद अपने स्कूल में लेकर के गए थे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ शिक्षा की रही है कि शिक्षा का बहुत ही अभाव था। इसलिए ज़िंदगी में सोचा कि ईश्वर ने मेहरबानी की है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा उतना करेंगे। आज कौन कौन से कॉलेज हैं आपके पास, मतलब किस किस स्ट्रीम में बच्चे आपके यहाँ से पढ़ते हैं? आज 3 कॉलेज और पब्लिक स्कूल नोएडा में हैं, 2 डिग्री कॉलेज। एक डिग्री कॉलेज तो मैं जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ, बुलंदशहर में है। एक डिग्री कॉलेज सहसवान, जो बदायूं का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अत्यंत ही गरीब लोगों का क्षेत्र है, उसमें है। वहाँ पे दूसरे स्कूल भी हैं, धनारी पब्लिक स्कूल भी है, डीपी महाविद्यालय भी है, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। अच्छा, मतलब मेडिकल में भी हैं आप? हाँ, इंजीनियरिंग में भी हैं आप? हाँ। तो अभी लॉ का कुछ आपने किया था कुछ? हाँ, लॉ की एक फैकल्टी हमको जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है उसने अभी सैंक्शन की है, अलाउड की है, वो भी हम बना रहे हैं, ताकि गांव देहात का जो नौजवान बच्चा है उसको कानूनी शिक्षा भी मिले, वो अपने अधिकार की बात जान पाए, वो कह पाए कि उसके गांव में, उसके क्षेत्र में कैसा परिवेश है, किस बात के, किस अधिकार के बारे में उसको बात करनी है। नहीं, अभी तक तो लोग वहाँ पुलिस और अधिकारियों का इतना भय रहता था कि गांव का आदमी बेचारा अपनी बात कह ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाता। अगर हम ये जानना चाहें, स्थिति तो बहुत ऊपर नीचे रही जिस पे हमने बात की, आपके लोगों ने जो आपको प्यार दिया, जो जिताया, जो विधानसभा और लोकसभा आपके साथ रही, उसमें कितना लोगों के लिए आप कर पाए, मतलब रोजगार दे पाए, या रोजगार के लिए आपने क्या क्या किया वहाँ? मैंने हजारों गरीब लड़कियों की शादियां करवाई हैं। जी और एक और बड़ी बात है जी कि मैंने जितने भी स्कूल कॉलेज खोले हैं जी 1 रुपया भी कभी मैंने किसी निधि का उनमें नहीं लगाया है। यानी न सांसद निधि, न विधायक निधि, न गवर्नमेंट का लोन, न किसी दूसरे नेता से, जैसे कि लोग अमूमन सांसद और मतलब जनप्रतिनिधि अपने निधि को अच्छे कामों में, कॉलेज स्कूल का, शिक्षा का अच्छा ही काम है, जी। लेकिन मैं इससे अलग हूँ। तो ये आपके कमाए हुए पैसे थे? ये सब अपनी मेहनत, अपनी खेती, अपने कारोबार, अपने व्यापार से उपार्जन किया हुआ धन है, जो लोगों के काम आता है, गरीबों के काम आता है, और हमारे भी काम आता है। हमारी भी रोजी रोटी चलती है, और गरीबों को रोजगार भी मिलता है, उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलती है। आपकी एक किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, एक किताब छपने को जाने वाली है, इसके पहले भी किताबें हैं, आप एक कवि हृदय भी हैं। ये मुझे बहुत बाद में अब पता चला है, मतलब कहीं लिखा नहीं गया था। जब मैं बात कर रहा था उस दिन बैठा हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ आपके नाम की किताबें लगी हुई हैं। ये समय मिल जाता है आपको, ये कैसे करते हैं, और ये पक्ष आज तक कभी आया क्यों नहीं? कभी आपने कोई कविता पढ़ी कहीं पे? या बुनियादी तौर पे हम जिस बाप के बेटे हैं वो आज़ादी के तराने गाया करते थे, हम सुना करते थे, जैसे रहट चलाते हुए, खेत में फावड़ा चलाते हुए, हल चलाते हुए, तो उनके शब्दों को हमने सुना है। उसी से थोड़ा ये रस्म व रिवाज हम में भी डेवलप हुआ, और कवि हृदय तो स्कूल कॉलेज टाइम से ही बन गया था। अब उसमें दुश्वारियाँ आती गईं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किसी शायर ने कहा है और मैं इन शब्दों को गुनगुनाता रहता हूँ कि क्या करें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारे। यही तो आपका अंदाज है जिस पे लोग आपको, मतलब आप पे फिदा हो जाते हैं लोग, फिर तराने करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्वर्गीय वेद प्रकाश वैदिक जी, जो जाने माने बड़े पत्रकार और कई संस्थाओं के बड़े डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो वर्ल्ड बुक एग्जीबिशन प्रगति मैदान में हुई थी,
उसमें मेरी वक्त साक्षी इस किताब का विमोचन किया था। मैंने खबर पढ़ी थी। हाँ, वो स्वर्ग में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो मैंने करीबन 6, 7, 8 किताबें अभी तक लिखी हैं। 8 किताबें आपकी हैं? हाँ, तो कुल मिला करके मैं जब भी वक्त मिल जाता है, अकेले एकांत में कभी बैठ जाता हूँ, कभी हवाई जहाज में होता हूँ, कभी ट्रेन में होता हूँ, कभी गाड़ी में होता हूँ, तो मेरे मन में जो आता है मैं उन्हें कागजों पर उकेरता रहता हूँ और उसका संकलन करके किताब के रूप में। एक भी शब्द मैंने आज तक ना किसी का चोरी किया है और ना किसी को मिला करके लिखा है। शुद्ध रूप में जो कविताएं हैं वो मेरे मन की भावना है, मेरे अपने शब्द हैं, मेरी कलम है, उसमें कहीं भी किसी का कोई साझा नहीं है सिवाय ईश्वर के और उसकी ताकत के। चीज़ें रही ज़िंदगी में, जो कुछ आरोप लगे उस पर कुछ सिद्ध हुए तो उसकी सारी चीज़ें भी रही, परिवार में भी जो रहा, लेकिन इस पक्ष को कभी कोई क्यों नहीं जान पाया? या आपने कभी क्यों नहीं बताया किसी को? ये मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं किसी के घर तक बताने नहीं गया, लेकिन ये आप लोगों का भी फर्ज है कि आपको भी कभी, जैसे आज आप बरसों बाद दुआ सलाम के बाद मुझसे ये बातें पूछ रहे हैं, लोग डरते थे आपसे? कभी किसी पत्रकार ने कोशिश लोगों को भी लगता नहीं, था कैसे पूछे कोई हम? कारण ही नहीं है। यानी कोई भी एक पत्रकार आज तक ये कह दे कि हमने दुर्भावनापूर्ण बात कभी किसी से की हो, कोई भेदभाव रखा हो, कोई धमकाया हो, किसी से कुछ कहा हो, हमने सदैव हमेशा अच्छे वातावरण में पत्रकार भाइयों से बात की है और इज्जत करते हैं। पत्रकार तो एक धरोहर है इस देश की, वो समाज को दिशा देता है, ताकत देता है, विचार देता है। हम उससे कैसे गैर बर्ताव कर सकते हैं, कभी सोचने की बात नहीं है। आपकी शख्सियत ऐसी कि वो पहले ही लोग प्रभाव में आ जाते हैं। अब इसके लिए तो क्या कह सकते हैं। हाँ। अभी एक खबर पढ़ रहा था, एक मीडिया घराने ने ही लिखा था आपके बारे में कि आप सामाजिक जीवन से संन्यास लेके दूर हैं, लेकिन अभी जब मैं इंटरव्यू जब आपको करने के लिए बुलाया, मैंने जब ये पॉडकास्ट के लिए, तो मैं वो देख रहा था आपके सोशल प्रोफाइल। अभी कल आप रामलीला कमेटी में थे, परसों कहीं और उसमें थे, किसानों गुरुकुल में थे, किसान के प्रोटेस्ट में थे। किनारे गढ़मुक्तेश्वर में गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत काल में जो गुरुकुल स्थापित किया था, वो अभी पूट पुष्पावती के नाम से उस गुरुकुल को दोबारा, एक स्वर्गीय आचार्य धर्मपाल हुए हैं, अभी तो नहीं है दुनिया में, और स्वामी इंद्रवेद से लेकर महाशय राम सिंह और आदरणीय चंद्रशेखर जी से लेकर के बहुत सारे बड़े लोग उस गुरुकुल में गए हैं और उस गुरुकुल में विद्यार्थियों के, ब्रह्मचारियों के बीच में बैठे हैं, हवन किया, यज्ञ किया है। तो मैं वहाँ गया था अभी 2 रोज पहले, और उस गुरुकुल के विद्यार्थियों को देख के मुझे बेनता खुशी हुई कि किसी ने गुरु द्रोणाचार्य की उस पद्धति को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अनुपम बात है कि जो पुरानी संस्कृति, सभ्यता को और महाभारत काल के उन लोगों को याद करता है, क्योंकि वो एक ताकतवर वैभवशाली काल था। इस देश की विरासत है वो, उसमें हम सब लोग साझा हैं, तो उस विरासत को संभाल कर रखना, उस विरासत को ताकत देना, ये हम सब लोगों का फर्ज है। मेरे तो वहाँ के बाद में मैं लाल किला में जिस पुरानी रामलीला की भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उनमें हमें पुराने माननीय कई लोग मिले। मैंने मुरली मनोहर जोशी जी के साथ देखा। हाँ। बड़े जमाने बाद तो मुरली मनोहर जोशी जी की मैंने तस्वीर देखी। जी। मैं उनसे उनका इंटरव्यू किया था 2012 में अमौसी एयरपोर्ट पे, अच्छा। लखनऊ में। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा, आपके साथ मैंने देखा उनको। अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं वो? अच्छे नेता हैं, स्वस्थ हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के लीडिंग लोग भी हैं। हाँ, वो भी थे और भी बहुत सारे नेता थे। वो जिस तरह से आपको गले लगा रहे थे, मैं आप लोगों की आत्मीयता समझ सकता हूँ। नहीं, हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। मैं नहीं समझता हमारे किसी के साथ मतभेद नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, क्योंकि राजनीति द्वेष का काम नहीं है। राजनीति तो मेल जोल का काम है, एक दूसरे को कुछ देने का, सीखने का काम है। इसलिए राजनीति में द्वेष से काम नहीं चलता। द्वेष कभी होना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। तकलीफ होती है, आज पार्टियां उठापटक करती हैं, इसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया, ऐसा बर्ताव नहीं है। तो प्यार का देश है, शांति का देश है, वैदिक पद्धति का देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है। इस देश को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए, प्रेम और प्यार की बात के बीच में रख करके इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ने का काम होना चाहिए। मेरे आखिरी 2 सवाल। मुझे लगता है कि लगभग मैंने वो सारी चीज़ें पूछ लिया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आपसे लोग पूछते नहीं हैं, और आपने जवाब भी दिया। मुझे धमकाया भी नहीं आपने, जैसा कि कहा जाता है कि पत्रकारों को आप धमकाते बहुत हैं।
आपने सामाजिक जीवन से या राजनीतिक जीवन से संन्यास तो नहीं लिया आपने, या ऐसा कोई प्लान तो नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक कार्यों से कैसे उन्मुक्त हो सकते हैं, उसमें तो रहेंगे। आज भी हम अपनी उसी परिपाटी पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन देन महाराष्ट्र एक हमारी बहुत बड़ी एनजीओ तो क्या कह सकते हैं, पुरानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का एनजीओ है जी, जो इस देश के सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी साहब की देन है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की। जी, और उन्हीं के तहत रह कर के हमने लोकसभा में रहते हुए राव तुलाराम जो इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, इन पर डाक टिकट रामविलास पासवान जी से, प्रमोद महाजन जी से, इन लोगों से टिकट के विमोचन भी कराए थे, जारी कराए थे। तो कुल मिलाकर के हम अपने राह पर हैं, क्योंकि जनता की भलाई का काम और उसकी बात को ताकत देने का काम अनवरत चलता रहेगा। ना वो कल ख़त्म था, ना आज ख़त्म है, ना आगे ख़त्म होगा। एक आखिरी सवाल पूछ ही लेते हैं, लोग भी जानना चाहते होंगे। जी, आगे का प्लान क्या होने वाला आपका? सियासी प्लान क्या होने वाला है? या जो नए यूथ के लोग हैं जो आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, क्या आप वापस से उसी फॉर्म में हाँ, आएंगे? मैं राजनीति में हूँ और नौजवानों को जोड़ करके एक मजबूत स्तंभ बना रहा हूँ। उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम किया जाएगा। उनके लिए रोज़गार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, उनकी शिक्षा की बातें भी की जाएंगी, उनको रोज़गार भी दिलाया जाएगा। तो मैं अपनी रास्ते पे हूँ, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, इन सब लोगों में हमारे अपने साथी लोग हैं, अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, और हम कई लोगों के हम फॉलोअर्स हैं। वो तमाम लोग मौजूद हैं। हम सबको मिला करके एक अच्छी राह पर चलने वाले लोग हैं, और राजनीतिक तौर से भी मजबूती के साथ चलेंगे। सबका भला करने के लिए निकलेंगे, सबकी आवाज़ को ताकत देने के लिए निकलेंगे, और नौजवानों की ताकत बनाने के लिए निकलेंगे। विशेषकर महिलाओं के प्रति, जो हमारी माँ, बहन, बेटियां हैं, उनके प्रति भी हम जागरूक हैं, और उनकी परेशानियों को, उनकी अभावों को, उनकी दिक्कतों को भी दूर करने की बात यदा कदा करते हैं। उस अभियान में भी हम शामिल हैं। मैं ही पहला व्यक्ति हूँ कि जब 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए उठी थी, तो कोटला के मैदान से लेकर पार्लियामेंट तक 7 किलोमीटर लंबा जुलूस मैं ही ले गया था, जिसमें लाखों लोग इस देश के मौजूद थे। यानी कलकत्ता, मद्रास, मदुरई, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा से लेकर पंजाब, कश्मीर, पहलगांव, अनंतनाग और जम्मू, और सारे प्रदेशों के लोग उसमें शामिल थे। और हमने ही माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल जी से कहा था कि महिलाओं का आरक्षण बहुत बड़ी अच्छी बात है, इस सोच को ताकत मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग दलित हैं, इस आरक्षण में उन महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसी की वजह है कि आपकी फॉलोइंग अभी भी बनी हुई है। आप फॉलोअर्स की बात कर रहे थे, मैं देखता हूँ आपकी एक एक पोस्ट पड़ती है और लोग, बहुत ज़्यादा लोग उस पर, मतलब हज़ारों की संख्या में आज भी लाइक करते हैं। आज हमारे शो में जो शख्सियत थे वो डीपी यादव थे, और मुझे लगता है कि उन सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया कि किसानी से लेकर के जराइम की दुनिया तक, वहाँ से निकल के सियासी दंगल तक, और आज व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे सवाल थे जो नहीं पूछे गए थे। हो सकता है देखने वाले लोग ये भी कहें कि आपने ये सवाल पूछा और उनको पता चला, या हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि आपने ये नहीं पूछा। लेकिन जितने आरोप अब तक लगे हैं, हमने उस पर बात की, और हमने बात की तो हमें जवाब भी मिला। जो आरोप थे, जो कोर्ट के फैसले थे, वो सबके सामने हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसके बारे में बहुत सी बातें ऐसी थी जो नहीं हुई थी, आज जब मौका मिला तो उस पर हम लोगों ने बात की। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक अलग शख्सियत के साथ।